जी अजान इलाही शेख, हाफजा तेरी, कामरान फारूक, मोहम्मद जुबैर, राफे हुसैन, रूही महमूद, मोहम्मद तैयब, शमाइम अजीज। प्रेजेंट सर। आप ऑनलाइन हैं? यस सर। अरमगान बिन जाहिद, शोएब हसन, हमजा इमरान, हारिस अब्दुल्ला, ख्वाजा मुस्तफ़ा शाहिद, मोहम्मद अहमद, अबू बकर, इसने मुझे बता दिया था, मोहम्मद अली खान हो गया, और दो हमारे हैं NCS के, सानिया उमर और शमा अरशद। चलिए, so let's get started. Alright, so ये हमने कल टॉपिक किया था जिसमें कि मैं लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा, तो ये हम लोगों ने किया था कल, सॉरी, बस यहाँ लगा देता हूँ, जो भी आ जाए इसमें। यहाँ पे ठीक है। अच्छा, सो कल हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारे पास जब जो 32 बिट का एड्रेस आएगा उसको हम लोग 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। वन विल बी द टैग, द अदर विल फिर उसका इंडेक्स और फिर ऑफसेट, ठीक है। तो जो हमारा टैग है वो हम जो हमारा डेटा है उसके साथ सेव करेंगे, ताकि हमें फिर अगली दफ़ा जब वो रिक्वेस्ट आए तो हम टैग को मैच करें तो हमें पता लगेगा कि ये वही डेटा है, ये मिलेगा। अब ये जो टैग है, ऑब्वियसली इसको भी हमने कैश के अंदर ही सेव करना है, तो कैश की जो कैपेसिटी है वो हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरह के जब हम लोग कहते हैं ना कि 32 किलोबाइट की कैश है, तो इसका ये मतलब होता है कि 32 किलोबाइट ऑफ डेटा ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन असल में इसकी जो कैपेसिटी है या स्टोरेज है वो इसके अलावा होती है, क्योंकि उसमें टैग भी स्टोर होता है। तो कैश का साइज का मतलब होता है सिर्फ जो उसका डेटा का पोर्शन है, तो वो डेटा कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो टैग स्टोरेज इज कंसिडर्ड ओवरहेड, ऑलराइट। तो हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि कितना ओवरहेड हमें टैग की वजह से आता है। So this is an example के tag overhead of 32 kilobyte cache with 1024 32 byte frames, ठीक है। फ्रेम या ब्लॉक वो एक ही बात आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये 32 बाइट का फ्रेम है, ओके, इसका ये मतलब हुआ कि 5 बिट्स हमें इसके अंदर किसी एक बाइट को आइडेंटिफाई करने, पूरे से 5 जो है वो है। तो 32 बाइट फ्रेम के लिए 5 बिट का हमारा ऑफसेट हो गया। फिर उसके बाद टोटल हमारे पास 1024 फ्रेम्स या ब्लॉक्स, आप एक ही बात है। सो 1024 फ्रेम्स हैं या ब्लॉक्स हैं, तो इसके अंदर 10 बिट्स हमें इंडेक्स के लिए चाहिए। तो 5 और 10 ये हो गए 15। तो जो हमारा 32 बिट का एड्रेस है उसमें से 5 बिट ऑफसेट के माइनस 10 बिट इंडेक्स के, तो 17 बिट का आपका टैग हो गया, ठीक है। 17 बिट का टैग है।
तो 17 बिट का टैग प्लस 1 बिट वैलिड। ये वैलिड बिट जो है ये अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ये भी डेटा के साथ हम लगाते हैं। ये डेटा को इंडिकेट करता है कि डेटा वैलिड है या इनवैलिड है। अब आप पूछेंगे डेटा इनवैलिड जो है वो किस तरह से हो सकता है कैश में। तो डेटा इनवैलिड बहुत सारे रीजन से हो जाता है। उसमें एक रीजन ये है कि कैश में भी डेटा अपडेट नहीं हुआ और प्रोसेसर में या किसी लोअर लेवल मेमोरी में वो अपडेटेड है। यानी कि जिस तरह से आपकी 4 कोर्स है ना, तो किसी और कोर ने उस डेटा को अपडेट कर दिया है, लेकिन जो आपके पास पड़ा हुआ डेटा है इसका कैश में वो अभी अपडेटेड नहीं है। तो जैसे ही इस तरह का भी कोई मसला होता है तो उसके साथ एक और बिट होती है वैलिड की जो 0 हो जाती है। तो प्रोसेसर को अगर वो डेटा मिल भी जाए और वैलिड बिट 0, तो प्रोसेसर को पता होता है कि ये डेटा मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि ये कहीं और चेंज हो चुका था लेकिन यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, खैर एनीवेज टैग जो है वो हर एक टैग इस फ्रेम के साथ आ रहा है। तो 1024 फ्रेम्स हैं, तो सिर्फ 18 इंटू 1024 आप करें तो 18 किलो बिट्स टैग के हैं, जिसको 8 पे आप डिवाइड करें तो 2.2 किलो बाइट्स टैग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टोटल ओवरहेड कितना हुआ, अगर आप 2.2 डिवाइडेड बाय 32 कर लें जो एक्सरसाइज, तो इट्स अबाउट 6% कैश में 6% ये है। अगर यही कैश हो और आपका आर्किटेक्चर 64 बिट होता है, जिसमें कि 64 बिट का आपका उसमें ऑब्वियसली ये भी 5 बिट ही रहेगा, इंडेक्स भी 10 बिट ही रहेगा, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश का साइज वही है। तो बाकी जितने भी बिट्स बचेंगे वो आपका टैग बन जाएगा। तो वो हो जाएगा 64 माइनस 15। तो 64 माइनस 15 में करूँ तो 49 बिट्स बन जाते हैं। तो 49 बिट्स प्लस 1 वैलिड का बिट 50, तो 50 किलो बिट्स इसको आप करें तो वो तकरीबन 20% ओवरहेड करता है। यानी कि एड्रेस जैसे जैसे आपका बड़ा होता जाएगा आपका कैश का ओवरहेड जो है। ठीक है जी, क्लियर? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, सो नाउ हैंडलिंग अ कैश मिस। ये हमने बात की थी कि अगर डेटा कैश में हो तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कैश हिट, कैश है। यानी अगर डेटा है तो उसको हम हिट कहते हैं, और अगर डेटा जो रिक्वेस्ट आपने किया वो नहीं है कैश में तो देन इट इज कॉल्ड अ कैश मिस। ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेसर ने डेटा रिक्वेस्ट किया कैश से और कैश में वो डेटा नहीं है या नहीं था, उसके बाद क्या करेगा, क्या होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है क्या होना चाहिए? एक्सेप्शन जनरेट हो, नहीं एक्सेप्शन तो बहुत टाइम वापस लेके आएगा। अच्छा, तो क्या होगा कि आपका जो कंट्रोलर है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी पे जाएगा। सिर्फ मेन मेमोरी भी आपको पता है लेवल है कैशेस के, लेवल 0, लेवल 1, 2 फिर ऐसा है। तो जो जिस भी कैश लेवल पे वो मिस करेगा उससे नेक्स्ट लेवल पे वो जाएगा कि भाई यहाँ पे तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो है वो उससे बड़ा है, दुगना है या 4 गुना बड़ा है, तो हो सकता है कि डेटा वहाँ पे है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी के लिए जाएगा, रिस्पॉन्स के लिए वेट करेगा, और जब वो डेटा आ जाएगा तो उसके बाद वो आपकी बात। लेकिन ऑब्वियसली अब आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश से जब नेक्स्ट लेवल ऑफ कैश पे जाएगा तो वो ज़्यादा स्लो होगी, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। एस रैम पे सॉरी डी रैम पे चला गया तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका जो डिफरेंस आता है एग्जीक्यूशन टाइम में, ये नैनो सेकंड होता है। नैनो सेकंड तो क्या क्यों हम इसको देखते होते हैं कि अगर नैनो सेकंड का एक फर्क आता है तो हम क्यों इतना इसमें फोकस करते हैं, क्योंकि टाइम। अच्छा, इसका जवाब ये है कि जब आप बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और एक इंस्ट्रक्शन में एक नैनो सेकंड का भी फर्क करता है, तो वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में सेकंड्स का फर्क पड़ता है एक बार। तो बहुत सारा हमारा ऐसा कोड है जो जिसकी अरबों दफ़ा जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। ये जब आप पबजी खेल रहे होते हैं ना तो हाँ, और ये बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर रहा होता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा भी जो स्लो होता है वो पता लगना शुरू हो जाता है यूजर को। तो इट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू सेकंड्स एंड आवर्स, और कई ऐसी सिचुएशंस हैं जो कई दिन चलती हैं, उसमें ये
4 दिन ऐड करते हैं, तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कोड, बट यस यू आर राइट कि अगर आपका कोड ही टोटल 10 लाइन होगा तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो वी आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर वेरी बिग एप्लीकेशंस। ये तो वही है, इसमें हमें मेरा ख्याल है ये कुछ उसने 4 बिट की एग्जांपल्स दी नहीं है, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अच्छा, ऑलराइट, सो पाइपलाइन में क्या होगा जब हम वापस पाइपलाइनिंग पे जाते हैं और ये इंस्ट्रक्शन कैश है आपकी और ये आपकी डेटा कैश है पाइपलाइन के अंदर। यहाँ पे कोई मिस हो जाता है, इंस्ट्रक्शन नहीं मिली अगली या डेटा नहीं था वहाँ पे इस तरह से करके, तो फिर पाइपलाइन के अंदर क्या होगा? तो अगेन पाइपलाइन को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टॉल टिल यू कैन गेट इट फ्रॉम द लोअर लेवल मेमोरी। इसी तरह से अगर डेटा नहीं अवेलेबल किसी भी पॉइंट पे तो फिर आपको दोबारा से जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो नाउ हम लोग बेसिकली अब बात करेंगे कि फॉर अ कैश एक्सेस का क्या मतलब है। when we say process trying to access the cache, एक्सेस का मतलब है इट्स trying to read or write to a cache। तो अगर वो रीड कर रहा है या राइट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि वो कैश को एक्सेस कर रहा है। हिट क्या है? desired data found in cache। miss क्या है? desired data not found in cache, must get from another component, no notion of miss in register file। fill क्या है? cache fill, action of placing data into the cache। अब इसमें 3-4 चीजें हम डिफाइन करेंगे। एक है परसेंटेज ऑफ मिसेस, यानी कि आपका मिस रेट क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज योर मिस रेट ऑफ अ कैश? मिस रेट इज द नंबर ऑफ मिसेस, टोटल नंबर ऑफ मिस जो उसने किए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेसेस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसर ने 100 दफा कैश को एक्सेस किया, रीड या राइट किया, ठीक है, उसमें से 20 दफा मिस होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इस कैश का मिस रेट कितना है? 20%। 20% आपकी जो है वो मिस रेट, तो इसको हम परसेंटेज पे डिफाइन करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द मिस रेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेसेस। उसके बाद एक हमारे पास आता है टी हिट। टी हिट है टाइम कैश कितना लेती है अगर हिट। इफ डेटा इज इन द कैश तो वो डेटा प्रोवाइड करने के लिए कितने सेकंड्स कैश के चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं हिट टाइम हमारा। और एक है हमारा मिस टाइम। अगर डेटा कैश में नहीं था और मिस हो गया तो अब डेटा को आने में कितना टाइम, तो दैट इज योर मिस टाइम। तो मुख्तलिफ है, जाहिर है हिट टाइम ऑब्वियसली बहुत कम होगा, ये हिट है, मिस टाइम बहुत ज़्यादा होगा, और परसेंटेज ऑफ मिसेस ऑब्वियसली डिपेंड करेंगी कैश के ऊपर, हम देखेंगे कुछ चीज़ पे। तो हम लोग जब कैश के एक्सेस टाइम की बात करते हैं कि कितनी देर में ये डेटा रिटर्न करती है कैश, तो हम एवरेज एक्सेस टाइम की बात करते हैं। क्यों? एवरेज एक्सेस टाइम क्या है? टाइम फॉर अ हिट प्लस ये ओवरहेड, या ओवरहेड क्या है, यानी परसेंटेज ऑफ मिसेस इनटू टाइम फॉर मिस, यानी ये इसमें ऐड हो जाता है हिट टाइम में, क्योंकि कुछ मिस भी हो रहे हैं ना, हर दफा हिट तो नहीं हो रहा। अगर आपके एक्सेस टाइम अगर 100% हिट्स होती तो आपका टी एवरेज टी हिट के बराबर होता, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आपका टी एवरेज ज्यादा होगा टी हिट से, क्योंकि जो मिस होंगे उसका ओवरहेड भी इसके अंदर ऐड होगा, और फिर हम बताएंगे कि कैश एवरेज एक्सेस टाइम के बराबर है, ठीक है। सो कैशेस के लिए इट इज नेवर वन फिक्स टाइम, it's an average, okay? Because for hit it's different, for miss it's different. So we have to take the average. Average कितना लेना है? Hit time plus percentage of misses into miss time. इसको हम अब देखते हैं CPI के ऊपर।
क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन पे इसका क्या इफेक्ट है। सो स्मॉल एग्जांपल, पैरामीटर्स हमारे क्या है, सिंपल पाइपलाइन विद अ बेस सीपीआई होगा। तो पाइपलाइन है, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन उसके बाद इंस्ट्रक्शन मिक्स जो है वो है 30% लोड्स एंड स्टोर्स, 70% कुछ और है, 30% लोड एंड स्टोर। लोड एंड स्टोर की हमने क्यों बात की आपने, इसलिए कि लोड और स्टोर ये दो इंस्ट्रक्शंस है जिसमें कैश में एक्सेस होता है, बाकी तो किसी के नहीं होना ना। ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, किसी और इंस्ट्रक्शन में आपने मेमोरी को तो एक्सेस नहीं करना, आपने रजिस्टर से काम करना है। सो सिर्फ लोड है जिसमें आप रीड करेंगे या स्टोर। तो वो कहता है कि 30% इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी लोड एंड स्टोर्स है, और जो मिस रेट है IS, इंस्ट्रक्शन कैश का 2% है, उनके 100 में से 2 इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं है, सो 2% है मिस रेट इंस्ट्रक्शन कैश का। और टाइम जब इंस्ट्रक्शन कैश मिस कर जाती है तो 10 साइकिल्स लगते हैं डेटा को नेक्स्ट लेवल से लाना। वैसे एक साइकिल लग रहा था, लेकिन अब 10 साइकिल्स लगेंगे इंस्ट्रक्शन कैश को, इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से या सेकंड लेवल कैश लाना। इसी तरह से कहते हैं जो आपकी डेटा कैश है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली डेटा कैश का मिस रेट जो है वो 10% है, ठीक है, और इसका भी जो मिस टाइम है वो 10 है। इफ यू नोटिस इस एग्जांपल में उसने इंस्ट्रक्शन कैश का मिस रेट कम रखा हुआ है और डेटा कैश का ज़्यादा है। प्रैक्टिकली भी ये इसी तरह से ही होता है, इंस्ट्रक्शन कैश कम मिस करती है और डेटा कैश ज़्यादा। और इसकी क्या वजह है, लॉग जो है ना स्पेशल मैकेनिक, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में चल रही है तो कैश प्रिडिक्ट कर सकती है कि अभी क्या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, तो मिस को कम करेगी। डेटा टेंड्स टू बी मोर रैंडम, सो डेटा कैश होता है एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि अगला डेटा कौन सा चाहिए, वैसे तो हो, लेकिन सो मिस रेट डेटा कैश का थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो 10% है। 90% ऑफ द टाइम डेटा कैश भी डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल है, दीज आर सॉर्ट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, सो व्हाट इज द न्यू CPI? अब जब हमारी कैशेस परफेक्ट नहीं रही और उस पर ये वो मिस भी कर देंगे, तो अब हमने देखते हैं कि अब हमारा CPI क्या है, पहले तो बात था, ठीक। सो CPI जो ऐड हो रहा है फॉर इंस्ट्रक्शन कैश, इंस्ट्रक्शन कैश की वजह से जो ओवरहेड की तरह से ऐड हो रहा है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ मिस रेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैश इनटू द टाइम जो उसको लगता है। तो मिस रेट है 0.02 इनटू टाइम 10 साइकिल्स, सो 0.2 साइकिल्स अब ऐड हो गए हैं इंस्ट्रक्शन कैश के मिस होने की वजह से, ठीक है। इसी तरह से जो डेटा कैश है, डेटा कैश में हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लोड और स्टोर के साथ। यहाँ पे हमने नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे वो नंबर 1 नहीं है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन ने इंस्ट्रक्शन कैश को एक्सेस करना है। सो इंस्ट्रक्शन कैश इज एक्सेस 100% ऑफ द टाइम, ठीक है, समझ रहे आप? लेकिन डेटा कैश इज ओनली एक्सेस 30% ऑफ द टाइम। यानी आपका एक प्रोग्राम है उसमें लेट्स से 100 इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, 100 की 100 इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन कैश को एक्सेस करेंगी, ऐसा ही है ना। लेकिन इसमें से सिर्फ 30 ऐसी हैं जो डेटा कैश को एक्सेस करेंगी, लोड और स्टोर के केस में, ठीक। तो इसलिए जब हम CPI निकालेंगे डेटा कैश का तो हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ लोड एंड स्टोर्स, ठीक है, इनटू मिस रेट ऑफ डेटा कैश इनटू मिस पेनल्टी, इसको पेनल्टी भी कहते हैं, चलो टाइम तो। तो लोड एंड स्टोर्स 0.3 है, 30% मल्टीप्लाइड बाय 0.1 तो 10% इसका मिस रेट है, मल्टीप्लाइड बाय 10 साइकिल्स, सो 0.3 साइकिल्स आपके ऐड हो गए डेटा कैश। यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर में 0.3 नहीं था, ये 1 ही था, क्योंकि 100% इंस्ट्रक्शन कैश को इस्तेमाल करती है। तो अब आपका जो नया CPI निकला
वो आपका निकला बेस जो आपका CPI है 1 प्लस 0.2 ड्यू टू इंस्ट्रक्शन कैश प्लस 0.3 ड्यू टू डेटा कैश. So now your CPI is 1.1 से 1.5 जाने का मतलब ये हुआ कि अब आप 50% स्लोअर हो गए, 50% परफॉर्मेंस 50%. Now this is a big number. जिस आप बता रहे हैं 50% मतलब एक कंप्यूटर जो है वो 1 घंटा ले रहा है और दूसरा 1.5 घंटा ले रहा है. Now see यानी आप कैशेस देखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसा ज्यादा इसका मिस्टेक नहीं था, सिर्फ 2% मिस हुई और उसमें भी 10 साइकिल्स ऊपर लगे थे और ये 90% ये भी डेटा है, सिर्फ 10% ऑफ द टाइम मिस हुई थी और उस 10% में भी सिर्फ 30% क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी 30% थी. तो बिल्कुल नहीं समझने की नियर परफेक्ट कैश थी और सिर्फ उसकी वजह से डेट गुना प्रोसेस. सो कंप्यूटर डिजाइनर्स के लिए ये फिर इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च बन जाता है कि हाउ टू इम्प्रूव दीज थिंग्स. क्या हम इसका इसी तरह से मिस रेट जो है वो फर्दर कम कर सकते हैं, क्या मिस पेनल्टी को हम कम कर सकते हैं. अगर इसको हम इम्प्रूव कर लें या मिस रेट को इम्प्रूव कर लें तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी बहुत ज़्यादा. तो वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. सो कैश का काफ़ी बड़ा इफेक्ट है. जी एनी क्वेश्चन? ठीक है. So ultimate metric is the average, यानी कैश की परफॉर्मेंस के लिए उसका एवरेज एक्सेस टाइम, क्योंकि एवरेज एक्सेस टाइम में उसका मिस रेट और मिस पेनल्टी दोनों आते हैं. ठीक है. तो इसमें हमें अब देखना पड़ेगा कि अच्छा इसको अगर हमने एवरेज एक्सेस टाइम को इम्प्रूव करना है तो क्या चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हिट टाइम को हम देखना करते हैं, क्योंकि एवरेज एक्सेस टाइम में हिट टाइम भी है ना, हिट टाइम प्लस मिस टाइम. तो हिट टाइम किस चीज़ों पे डिपेंड करता है कैश में? इट डिपेंड्स ऑन द कैश कैपेसिटी एंड सर्किट्स जो भी उसमें हार्डवेयर है रफली डिटरमिन कीजिए. यानी कि कैश की कैपेसिटी जो है ना, कैश का जो साइज है वो उसके हिट टाइम को करता है. आप कैश को जितना बड़ा कर देंगे उतना उसका हिट टाइम खराब हो जाएगा, टाइम इम्प्रूव नहीं होगा, खराब होगा. जितनी कैश बड़े साइज को, बड़े साइज की भी स्लो हो जाएगी ना, तो इवन हिट विल टेक मोर टाइम, राइट. सो यू वांट टू मेक योर कैश वेरी स्मॉल. जितनी वो छोटी होगी उसका हिट टाइम उतना ही कम होगा और वही हम चाहते हैं कि हिट टाइम कम. सो वी हैव टू improve the hit time, we have to make the cache small. अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि जो मिस टाइम है वो किस चीज पे डिपेंड करता है. मिस टाइम डिपेंड करता है कि फिर जो उससे लोअर लेवल कैशेस हैं या मेमोरी है वो कितनी फास्ट है, क्योंकि मिस में तो लो लेवल पे जा रहा है ना, तो लो लेवल है तो बहुत स्लो होगी, तो ऑब्वियसली मिस टाइम आपका उसी हिसाब से बढ़ जाएगा. ठीक है. अगर वो तेज होगी तो मिस टाइम कम हो जाएगा. तो और तीसरी चीज ये कि हम देखना चाहते हैं मिस रेट. मिस रेट जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी कैश क्यों मिस करते हैं और क्या हम कैश के साथ करें तो उसका जो मिस रेट है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो तीन चीज़ें आगे इम्प्रूव करने की, एक आपका हिट टाइम हो गया, एक आपका मिस रेट हो गया और तीसरा आपका मिस पेनल्टी. सो वी विल सी वन बाय वन कि ये किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है. मिस पेनल्टी है कि जब कैश में डेटा नहीं था तो फिर कैश ने कहा कि जी अच्छा नीचे डी रैम से डेटा है. अब वो डी रैम में जाएगा तो उसको 100 साइकिल 10 साइकिल 20 साइकिल लगेंगे, वो मिस पेनल्टी है. और जाहिर है कि वो डिपेंड करेगा कि डी रैम किस क्वालिटी की है. अगर डी रैम फास्ट है तो पेनल्टी कम हो जाएगी, अगर डी रैम बहुत ही स्लो है तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. अच्छा, नाउ फिर लोगों ने सिमुलेशन स्टार्ट की. उन्होंने कहा कि अच्छा यार देखते हैं कि ये जो इसका
परसेंटेज ऑफ मिसेज है, यानी मिस रेट। मिस रेट को हम कैश को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? अगर मिस रेट बेहतर हो जाए तो बाकी चीज़ें ना भी हो तो मिस रेट से काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। अगर वो 10% मिस ना करे, वो 9% करे या 8% करे। सो दे सेड कि ओके, सो जब सिमुलेशन हुई तो ये ग्राफ बना, एंड दिस इज योर मिस रेट एंड दिस इज द कैश कैपेसिटी। सो दे सेड दैट जैसे जैसे आप कैश की कैपेसिटी, कैश के साइज को बढ़ाते हैं, उसका मिस रेट कम होता है। कैश छोटी होती है तो मिस रेट ज़्यादा होता है, एंड दैट मेक्स सेंस। छोटी कैश है तो उसमें कम डेटा है, कम डेटा तो मिस भी ज़्यादा करेगा ऑब्वियसली। थोड़ा सा डेटा है, कोई भी इधर उधर से प्रोसेसर की चीज़ मांगी तो मिस हो जाएगी। कैश के साइज को हम बड़ा कर दें तो मिस रेट कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें ज़्यादा डेटा होगा तो मिस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, अब सो द डिजाइनर से लेट्स मेक द कैश बिगर, लेकिन अब जब हम कैश को बड़ा करते हैं तो हिट टाइम खराब हो जाता है, ठीक है? then you are in problem. So there is a sweet spot जिसके अंदर आप कहते हैं कि भाई यहाँ ये वाला साइज कैश का होना चाहिए, जहाँ पे मिस रेट भी आपका कम होता है लेकिन अभी आपका हिट टाइम इतना खराब नहीं होता। अगर आप उसको वैसे ही बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा तो हिट टाइम खराब हो जाएगा, मिस रेट इंप्रूव करेंगे हिट टाइम खराब हो जाएगा, एवरेज एक्सेस टाइम फिर खराब। सो मे बी देयर इज सम आइडियल स्पॉट जहाँ पे आप कैश का साइज रखेंगे, यू विल गेट अ गुड मिस रेट एंड अ गुड हिट टाइम। तो ये इस तरह से ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि इसके बाद मिस रेट इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा, कैपेसिटी आप बढ़ाई जा रहे हैं, मिस रेट फ्लैट हो गया। तो यहाँ से आगे मजीद कैपेसिटी बढ़ाने का फायदा कोई नहीं, आप सिर्फ अपने हिट टाइम को खराब कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं इधर से मजीद कैश को छोटा कर दूँ तो एकदम मेरा जो मिस रेट है वो बहुत बढ़ जाता है, तो बहुत छोटा भी मैं कैश नहीं करूँगा। तो ये वाला पॉइंट है जिससे मैं सॉर्ट ऑफ कैलकुलेट करूँगा कि मेरा कैश का क्या साइज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और काम मैं कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं अपने ब्लॉक साइज को इंक्रीज करूँ। मिस रेट को, अभी हम मिस रेट से बात कर रहे हैं, मिस रेट को बेहतर करने के लिए ब्लॉक साइज, हमने रिमेम्बर बात की थी ब्लॉक 4 बाइट्स का, तो फिर डिजाइनर्स ने कहा अच्छा अगर मैं ब्लॉक को 4 बाइट के बजाय 8 बाइट कर सकता हूँ, क्योंकि एक वक्त में वो एक ब्लॉक को एक्सेस करता है ना, तो ब्लॉक के अंदर अगर 8 बाइट्स होंगे तो वो शायद वो मिस कम करेगा, पर इस वक्त उसमें 4 बाइट्स होंगे, उसमें मिस करने की प्रोबेबिलिटी। सो कैश के ओवरऑल साइज को मैं नहीं बढ़ाता, मैं सिर्फ उसके ब्लॉक्स को बढ़ाता हूँ, ताकि जब वो एक ब्लॉक को एक्सेस करे तो उसके पास 8 बाइट्स आ जाए या 16 बाइट्स आ जाएंगे, जितने भी बाइट्स आ जाए, ठीक है? तो इसको ये नहीं कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं स्पेशल लोकेलिटी को। स्पेशल लोकेलिटी यही कहती है ना कि जो डेटा अगर आपने ए को एक्सेस किया है तो नेक्स्ट टाइम आप बी को एक्सेस करेंगे जो उसके करीब है डेटा, ठीक है ना? तो इस चीज़ को तो ब्लॉक में चूंकि मिला जुला डेटा होता है, तो इसलिए अगर ब्लॉक को मैं बड़ा कर दूँ तो मेरा जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक देते हो जाएगा। सो इसकी रेमिफिकेशंस हैं, इसको भी चले हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, बस मटीरियल बहुत ज़्यादा कवर करने वाला। सो एक है कि ब्लॉक साइज को बड़ा कर लें और चलें नहीं, बस ब्लॉक साइज है, आगे उसने उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ब्लॉक साइज ऑन मिस रेट, अगेन जब सिमुलेशन की तो ये ग्राफ यानी कि इट टर्न्स आउट कि अगर आप ब्लॉक साइज बहुत छोटा कर देते हैं तो आपका मिस रेट बढ़ जाता है, लेकिन जब आप ब्लॉक साइज को बहुत बड़ा कर देते हैं तो भी आपका मिस रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि अब उसमें ब्लॉक्स ही बहुत थोड़े से रह जाते हैं उसी साइज में, यानी जब आपने इतना बड़ा ब्लॉक बना दिया तो उसमें ब्लॉक से 1000 की जगह 500 रह गए या 200 ब्लॉक्स ही रह गए, तो हो सकता है कि आप फिर मिस ज़्यादा करने लग पड़े, क्योंकि
क्योंकि ब्लॉक सब आपके बहुत बड़े से रहते हैं, ठीक है। सो अगेन इसके लिए भी एक कर्व है कि ये कोई एक आइडियल पॉइंट आएगा जहाँ पे ब्लॉक साइज जो है वो आपको लोएस्ट जो है वो मिस देगा। उसके बाद फर्दर आप बढ़ाएंगे तो फिर आपका जो है ना मिस्टेक वो बढ़ना शुरू करेगा क्योंकि ब्लॉक्स को रहता है। सो वी हैव टू सी दिस। सो वो कहता है कि रीजनेबल ब्लॉक साइजेस जो है 32 बाइट से लेके 128 डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपको सही मिस्टेक्स ना इससे छोटे पे और ना इससे अच्छा वैसे में इसमें बहुत सारी और चीज़ें वो हमने भी पढ़ी नहीं है। चलें एक ये कैश कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लेते हैं, देन वील टेक अ स्मॉल ब्रेक, उसके बाद देन कंटिन्यू। अच्छा एक और रीज़न जिसकी वजह से आपके कैश में मिस होते हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट का। आप इस क्लास में आप इस क्लास में ओ बैठे हैं। अच्छा एक तो मैं हमने देखा ना कि इस वजह से हो रही है कि आपके पास डेटा ही नहीं अवेलेबल था कैश में, ठीक है। यानी कैश में कैश का साइज इतना बड़ा नहीं था कि सारा डेटा होता, तो इसलिए आपने मिस कर दिया। एक और वजह जिसकी वजह से आप मिस करते हैं ना कैश को, वो है कैश कॉन्फ्लिक्ट का साइज से कोई ताल्लुक नहीं है। हो ये रहा है कि बार बार प्रोसेसर कोई एड्रेस जनरेट कर रहा है जिसका इंडेक्स वही बन रहा है। वो एड्रेसेस मुख्तलिफ है, समझ लें कि वो इस तरह से एड्रेसेस जनरेट कर रहा है कि पहला एड्रेस है 136, अगला एड्रेस है 146, अगला एड्रेस है 156, ठीक। अब ये 3 मुख्तलिफ एड्रेसेस हैं, ओके, लेकिन इन सब का इंडेक्स 6 है, लेकिन है मुख्तलिफ डेटा। तो पहली दफ़ा जब वो लिखवाएगा तो वो 136 लिखवा देगा, अगली दफ़ा 146 रीड करेगा, वो कहेगा मिस हो गया, फिर 156 रीड करेगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर मिस कर देगा, फिर 166 है, फिर मिस कर देगा। नहीं वो ठीक है, वो यूज होगी, वो इसलिए उसने उसको रखा हुआ है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके एड्रेस का पैटर्न कोई इस तरह का बन रहा है। जैसा कई दफा आप एक कोड लिखते हैं जिसमें आप जंप कर रहे होते हैं बाय 10 एवरी टाइम, है ना, आपके मल्टीपल्स 10 के बन रहे होते हैं, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, इस तरह से करके ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा क्योंकि इन सब के आखिर में 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो इन सब का इंडेक्स सेम है लेकिन एक्चुअली नंबर मुख्तलिफ है। तो कैश ने तो हर दफा उसी जगह जाना है ना इंडेक्स में। अब वो सेव करवाने की कोशिश इधर करेगा, अगर ये तो डेटा लिखा हुआ है, इंडेक्स मेरा 0 है, ये तो वो डेटा ही है, फिर वो मिस कर देगा। तो ये इस तरह के मिस को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस, ठीक है। ये एड्रेस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। सो कंसीडर टू फ्रीक्वेंटली एक्सेस वेरिएबल्स। सो 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास, दोनों बड़ा फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम आपका एक्सेस कर रहा है। What if their addresses have the same index space? This was मैंने बताया कि 3 digit let's say इसका same है. Such addresses conflict in the cache, can't hold both in the cache at once, can result in lot of misses. Conflicts increase cache miss rate, bursts result in non-robust performance. Small program changes memory layout changes. चलें इसको भी छोड़ देते हैं। So basically it can create a lot of problems अगर आपका वेरिएबल्स इस तरह से हैं या बार-बार तो इसका कैश के साइज बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। You can have a really large cache और वो सिर्फ जो 2 वेरिएबल्स हैं वो ही मिस करते जाएंगे और बाकी कैश खाली कर देंगे सारी, ठीक है ना। And so now the question is कि
हाउ कैन वी मिटिगेट कंप्यूटर सॉल्व करना, कम करना, कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रोग्रामर को तो नहीं कह सकते नहीं यार अपने वेरिएबल्स इस तरह के बनाओ या अपना डेटा अपने अरे इस तरह का ना बनाओ, यू कांट डू दैट। तो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का क्या तरीका है? आप लोगों ने ब्रेक लेनी है थोड़ी सी या कंटिन्यू करके क्या आप बताएं? Want a 5 minute break, you can take it, otherwise break. चले 5 मिनट की ब्रेक ले लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको कुछ तो इसमें अच्छा यार चलो नहीं अभी देख सारे देखते हैं। अच्छा, 2-3 गलतियां हैं। एक ये है कि जब आप लेटेंसी की बात करते हैं ना, किसी भी इंस्ट्रक्शन की लेटेंसी क्या होती है? इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक कितना टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, वो पाइपलाइनिंग में भी और नॉन पाइपलाइन में हमेशा सेम होती है लेटेंसी। पाइपलाइनिंग थ्रूपुट को इंक्रीज करती है, लेटेंसी को डिक्रीज नहीं करती है। यानी अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो वो भी उन तमाम 5 स्टेजेस से ही गुजरेगी, पाइपलाइन में भी और नॉन पाइपलाइन में भी। तो लेटेंसी इज ऑलवेज द सेम। ये काफी स्टूडेंट्स ने गलत किया, ये सिर्फ आपने नहीं किया कि लेटेंसी पाइपलाइन में और कर दी है और नॉन पाइपलाइन में और। लेटेंसी हमेशा एक ही रहती है, चाहे आप जो मर्जी कर लें। एक ये गलती है। दूसरी बात ये है कि आपने जो है ना यहाँ पे ये जो पाइपलाइन स्टेज जो स्प्लिट की है ना, आपने स्प्लिट करनी होती है जो सबसे ज्यादा टाइम ले रही थी, ठीक है। तो वो जो मुझे याद पड़ता है एक 500 ले रही थी। अच्छा, वो डिफरेंट है। तो मैंने हाँ इसलिए आपके नंबर काटे हैं कि वो 500 को स्प्लिट करना था, आपने 350 वाली को स्प्लिट किया, गलत स्प्लिट। हाँ, लेकिन मेरी असाइनमेंट लिखा था 4th एडिशन। ही है सर, क्वेश्चन चेंज होते हैं। अच्छा यस सर, वो मेरे पास 4th एडिशन। फिर आपके नंबर बढ़ा दूं यार? ये तो बड़ा मनूस काम है नंबर बढ़ाना है। इसका मतलब पहले मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी एक्सेल में बनाऊंगा, एक्सेल के बाद मैं उसको CMS के अंदर बढ़ाऊंगा, फिर CMS के बाद मैं उसको
टोटल में बढ़ाऊंगा 9 जगह मुझे आपके नंबर चेंज करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक नंबर और दूंगा बस। हाँ, एक नंबर के पीछे आप मेरी इतनी ख्वारी करवाना चाहते हैं, कर दें। अच्छा चलें, ठीक है, किधर है आप? फाइनल में ऐड कर देना। अच्छा ठीक है, फाइनल में मुझे याद करा देना कि मैंने आपको एक नंबर एक्स्ट्रा देना है। चलिए 1.5 नंबर, 8 हो जाएंगे ना बस। और कितने मैं आपको दूं? और भी आपकी बड़ी गलतियां हैं इसके अलावा भी। ठीक है, 1.5 नंबर आपका मैंने बढ़ाना है फाइनल में। नहीं, इधर करने से कुछ होता नहीं है ना, वो CMS पे भी करना पड़ेगा। फाइनल में अगर 50 में से 50 आ गया फिर क्या होगा? सर मेरे 48 हाँ अच्छा सही देखो, इसमें 250 है ना। हाँ सॉरी 250 है, इसमें 300 है और इस वाली बुक में आप वाली बुक में अच्छा ये हालांकि एडिशन यही है, मैंने सीआरसी भी डिस्कस किया था। एडिशन ये 4th ही है। मुझे तो आता ये ही एडिशन 4th ही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इसको भी कर देता हूँ फाइनल की फाइनल। नहीं अभी सेव किए, मैं अभी लॉक नहीं किए, लॉक किए होते तो खत्म, आपको कहानी खत्म। अच्छा हो गया, ठीक है।
एक ही पहले कोई खींचने छोड़ दी फर्स्ट में खींची ना एक प्रोसेस सही ये तो सारा हमारी प्रोसेसर का होता है ये हमारी किस फील्ड में जाना किस फील्ड में यूज होगा आप अपने सॉफ्टवेयर के लिहाज से बात कर रहे हैं कंप्यूटर की फील्ड से अगर हम इसका जैसे कोड में अगर हम स्पेशलाइज करते हैं हाँ हाँ तो आगे फ्यूचर में अच्छा देखिए नॉर्मली तो अब 3-4 मुख्तलिफ एरियाज बनते हैं ठीक है एक ये है कि आप इसके हार्डवेयर डिज़ाइनर बन जाएं और कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ये पूरा जो इस चीज़ को फर्दर इम्प्रूव करते हैं इसको इसकी डिज़ाइनिंग इसमें कैशेस हैं डेटा पाथ है मल्टीप्लायर यूनिट्स डिवाइडर यूनिट्स इनके एल्गोरिदम्स प्रेडिक्शन के एल्गोरिदम्स ये सारा कुछ आप डेवलप कर सकते हैं ठीक है सो हर हार्डवेयर के पीछे कोई एक एल्गोरिदम ज़रूर होता है मसलन डिवाइड करना है तो डिवाइड के 10 मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं कुछ तेज़ हैं कुछ स्लो हैं कुछ में हार्डवेयर ज़्यादा लगता है तो यू कैन बिकम वन ऑफ द स्पेशलिस्ट जो ये बताएगा कि ये वाला एल्गोरिदम आप इम्प्लीमेंट कर लें हार्डवेयर में मसलन जैसे आप हार्डवेयर खुद नहीं डिज़ाइन करते आप उसका सिर्फ एल्गोरिदम्स बना के देते हैं मुख्तलिफ तरह के ठीक है जिस तरह से कैश के प्रिडिक्शन एल्गोरिदम्स हैं कि अगला डेटा कौन सा चाहिए होगा कैश ने ये प्रिडिक्ट करना होता है इसकी एल्गोरिदम डेवलपमेंट आप कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर में बात कर रहा हूँ अच्छा फिर उसके बाद जो है ना काम आता है सॉफ्टवेयर में कंपाइलर राइटिंग का जब भी कोई नया प्रोसेसर आता है ना जिसमें आर्किटेक्चर नया होता है तो उसके हर जितना भी सॉफ्टवेयर होता है वो रिकम्पाइल होता है ठीक है और उसके लिए एक नया कंपाइलर बनाया जाता है और वो कंपाइलर फिर उसको कंपाइल करते हैं क्योंकि जब आपका अंडरलाइन हार्डवेयर चेंज हो गया रजिस्टर्स 32 की जगह 64 हो गए तो अब तो आपका कंपाइलर जो है वो चेंज होगा ना या अगर इंस्ट्रक्शंस ऐड हो गई हैं कुछ ऐसी और इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं हार्डवेयर में जो पहले नहीं होती थी आप पहले मतलब डिवाइड की नहीं थी तो आप किसी और तरह से उसको कंपाइलर डिवाइड करता था किसी एल्गोरिथम के तहत अब उसमें डिवाइड का हार्डवेयर आ गया तो आप सिर्फ डिवाइड की इंस्ट्रक्शन ही कर सकते हैं इसको मतलब है कि वो जो पूरा कंपाइलर है वो नया लिखना चाहिए तो जो कंपाइलर डेवलपमेंट है ये एक पूरी एरिया होता है जहाँ पे हर हार्डवेयर के लिए एक नया कंपाइलर होता है जब आपके इवन एप्पल का नया फ़ोन आता है अगर उसका नया प्रोसेसर या वो आता है तो वो सारा सॉफ्टवेयर रिकम्पाइल उसके लिए नया कंपाइलर बनता है और सारा सॉफ्टवेयर रिकम्पाइल होता है तो यू कैन बिकम वन ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइनर्स फिर कंपाइलर के अपने बहुत एरियाज हैं विद इन मतलब कंपाइलर की स्पेशलाइजेशन है अच्छा फिर उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ठीक है तो उसमें भी आपको ये पूरा हार्डवेयर पता होना चाहिए अगर आपको ये सारा हार्डवेयर पता है तो फिर आप इसका सही ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैश कौन सी है उसके अंदर पाइपलाइनिंग कितने स्टेजेस की हुई है कोर कितनी है उसके अंदर लगी हुई ये सारा कुछ आपको पता होगा तो आप सही एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं चाहे विंडोज़ हो चाहे एंड्रॉयड हो चाहे कोई भी हो सो वहाँ पे ये आपका काम आ जाता है ठीक है और फिर उसके बाद कई दफ़ा कई ऐसे भी इस वक्त हार्डवेयर होते हैं जिसमें आप हाई लेवल सॉफ्टवेयर में नहीं लिखते आप लो लेवल असेंबली के अंदर ही प्रोग्राम आपने लिखना होता है पूरा का पूरा क्योंकि वो फॉर एग्जांपल वो इस तरह की एप्लीकेशन है कि उसमें इट्स नॉट वर्थ इट कि उसमें पूरा एक सिस्टम लगाया जाए सस्ती सी कोई चीज़ है मसलन म्यूजिक प्लेयर है 300 रुपए का म्यूजिक प्लेयर है ठीक है अब उसके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम और वो चीज़ें तो नहीं होंगी ना उसके अंदर सिंपल एक असेंबली का कोड होता है जो वो चला देता है तो यू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स और बस डायरेक्ट आप असेंबली का कोड चलाते हैं ठीक है तो सो वो एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट उसको कहते हैं ये एम्बेडेड सिस्टम्स वो होते हैं जिसमें यानी प्रोसेसर अंदर ही लगा हुआ होता है उसका एक फिक्स प्रोग्राम होता है बस वही हर दफ़ा चलता है आप उसकी प्रोग्रामिंग बाद में यूजर चेंज नहीं कर सकता तो दोज आर कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम्स फॉर एग्जांपल दिस प्रोजेक्टर इज एन एम्बेडेड सिस्टम इसमें एक प्रोसेसर है लेकिन वो एक फिक्स प्रोग्राम पे चल रहा है ठीक है ना अपने हार्डवेयर के हिसाब से आप उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते
तो एम्बेडेड सिस्टम का भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो आपको हार्डवेयर पता होना चाहिए, उसके लिए आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। हाँ, ये भी एम्बेडेड है, ये एम्बेडेड सिस्टम्स है। अच्छा, फिर कई जगह पे इतनी मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन होती है कि आप ये रिस्क ही नहीं लेना चाहते कि कंपाइलर को गलती करते हैं। वैसे नासा के जो मिशन जाते हैं उसमें डायरेक्ट असेंबली का कोड लिखा हुआ होता है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड के उसमें कोई बात आ जाए। तो कुछ मिशन क्रिटिकल जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें वो डायरेक्ट इस तरह से प्रोग्राम करते हैं ताकि वो। अच्छा, फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे ना एग्जीक्यूशन टाइम हैज टू बी फिक्स्ड। यू कैन नॉट हैव कि वो एक दफ़ा आपने प्रोग्राम चलाया तो 2 सेकंड में चला, अगली दफ़ा चलाया तो वो 1 सेकंड में चला। आम कंप्यूटर्स में तो टाइम डिफरेंट हो जाता है ना एग्जीक्यूशन का, डिपेंडिंग ऑन के पहले क्या रन कर रहे थे। तो वही एप्लीकेशन आपने देखा होगा कभी स्लो चल रही होती है, कभी तेज चल रही होती है उसी कंप्यूटर पे। बट देयर आर एप्लीकेशंस जहाँ पे आप इस डिले को अफोर्ड नहीं करते, इट हैज टू बी द सेम डिले एवरी टाइम। वहाँ पे भी आपको पूरा असेंबली के अंदर लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है, अब वो जो फ्यूल इंजेक्शन है उसने एक फिक्स टाइम पे ही होना है। ये नहीं कर सकते कि एक दिन वो सॉफ्टवेयर लोड हो रहा था तो फ्यूल इंजेक्शन लेट हो गई, आधे रेस थी तो वो स्लो होगी, कभी तेज होगी। इट हैज उसकी एक सर्टेन डिले और बस वो उतने डिले के बाद उसको हो जाना चाहिए। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड है, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कैश में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। सो उस तरह के केसेस में जहाँ पे टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और फिक्स टाइम होना चाहिए, वहाँ पे आपको ये सारा आना चाहिए। इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो यानी एक सिंपल सी का कोड लिखना तो एक चीज़ है ना, लेकिन जब आप इंशाल्लाह बाहर जाएंगे, हाई लेवल कंपनीज के अंदर काम करेंगे, तो वहाँ तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो आपने सॉल्व करनी है, जहाँ पे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये ना जिस तरह से मैं अगर ऊपर जाऊँ ना, ये प्रोसेसर था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना ये पूरा लेआउट हुआ हुआ है और इसका सर्किट्स बने हुए हैं। नाउ इट इज पॉसिबल, कैट टूल्स हैं इंटेल के पास भी थे कि आप हाई लेवल कोड लिखते हैं, RTL जिसको RTL हम लोग कहते हैं, VHDL है, वेरिलॉग है, उसके अंदर आप पूरा कोड जो है किसी भी कोई भी हार्डवेयर है उसका आप कोड लिख सकते हैं, वो खुद ही उसका पूरा सर्किट बना देता है और फिर आप एक बटन दबाते हैं वो उसका लेआउट भी कर देता है। ये पूरा जो लेआउट हुआ होता है सिलिकॉन के ऊपर, इट डज इट इन 5 मिनट्स। अच्छा, लेकिन आज भी इंटेल क्या करती है कि सर्किट जो होती है वो एक सर्किट डिजाइनर है, वो सर्किट बनाता है हाथ से। दे डोंट यूज द टूल टू डिजाइन द सर्किट। और फिर जो लेआउट होता है वो भी हाथ से एक स्पेशलिस्ट लेआउट डिजाइनर होता है जो लेआउट कर रहा होता है। एक नहीं, मतलब 500 लोग होते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो हाथ से करते हैं। हालांकि वो मशीन से 1 सेकंड में हो सकता है, हाथ से करने में 1 हफ्ता लग जाता है। वाई डू दे डू इट? और ये हम उनसे भी पूछते थे जब इनिशियली मैंने जॉब स्टार्ट की, तो मैंने कहा कि जी जब आप इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं तो आप मुझसे क्यों ये सर्किट बनवा रहे हैं? मैंने कहा कि जी जब आप अपने हाथ से बनाएंगे और लेआउट भी हाथ से होगा ना, तो लेट्स से एक चिप के ऊपर 3% एरिया बच जाएगा, 5% एरिया उसके ऊपर कम लगेगा क्योंकि आपने हाथ से वो बनाया होगा, आपका सर्किट ज़्यादा डेंस होगा बनस्बत कंप्यूटर के बनाने के। मैं पूछा 5% बढ़ने से क्या होगा? तो इनका हम 100 मिलियन प्रोसेसर्स बनाते हैं एक साल में, $1000 का एक प्रोसेसर होता है। 5% जब हमें उसमें कॉस्ट बचती है तो वो $25 अरब की सेटिंग। तो अगर आप 100 लोग हमने हायर कर लिए हैं जिनको हम लेट्स से $1 लाख साल की तनख्वाह भी दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें वो बड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि हमारी बचत $25 अरब हो जाती है। सिर्फ वो जो 5% आप एरिया बचा देते हैं रियल एस्टेट, उस पर रियल एस्टेट चिप के ऊपर बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह से कोई जमीन की कीमत है। तो आप अगर उसमें एक डॉट भी बचा देते हैं तो वो अरबों डॉलर की कॉस्ट हो जाती है जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यार वो 6000 टेस्ट होते हैं, ऐसे नहीं हो सकता गलती हो जाए तो बस खत्म, वो चिप गलत बन जाए, ऐसे थोड़ी होता है। देयर इज अ टेस्ट फॉर एवरी सिंगल थिंग।
सो वो RTL को वो एक मैच करता है, जो उसने डिजाइनर ने RTL में प्रोग्राम में लिखा होता है कि वो ये करेगा। जब मैं वो सर्किट बनाता हूँ तो उस सर्किट की नेट लिस्ट एक कंप्यूटर के अंदर चली जाती है, वो दोनों को मैच करता है, और अगर कहीं पे भी गलती होती है वो बता देता है कि जी आपकी ये आउटपुट मैच नहीं कर रही उसके साथ। तो वो तो एक एक चीज थॉरली चेक होती है, उसके बाद फिर वो नहीं लेआउट समझ लें कि लेआउट तो एक तरह से जिस तरह से है ना, हाँ बेसिकली वो तो एक प्रिंट है, एक जिस तरह से, हाँ पिक्चर्स जब आप डेवलप करते हैं पुराने जमाने में तो वो जो उसका नेगेटिव होता है उसके बाद तो आप तो बस वो एक नेगेटिव बनाते हैं, उसके बाद तो वो ठक ठक जिस तरह से पिक्चर्स प्रिंट होती है ना उस तरह से वो प्रिंट होता जाता है हर नेगेटिव के ऊपर। तो पहला लेआउट जो है वो होता है इस तरह से, हाँ बाय हैंड होता है। अगर वो ठीक बन गया, वो एक चिप बना के देखते हैं कि वो ठीक चलती है, बस उसके बाद तो उसकी ठक 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 कॉपियाँ 100 मिलियन 200 300 मिलियन उस तरह से बन जाती है। गलती हो गई तो वो 300 मिलियन टाइम्स वो रिपीट हो जाएगी। हाँ लेकिन फिर उससे पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के बाद ही आप बता सकते हैं कि ठीक है, तो वो चांस के ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। So it's very small things that make a big difference. यानी आप लोगों को जब वो कोड लिखने का कहेंगे बाहर तो वो ये नहीं होगा कि बस ये कोड है ये फंक्शनैलिटी पूरी कर देता है, उसकी टाइमिंग, उसकी डेंसिटी, डेटा कितना ले रहा है, रैम कितनी इस्तेमाल कर रहा है, रोम कितनी इस्तेमाल कर रहा है, पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पावर, आप एक ऐप बना देते हैं एंड्रॉयड के ऊपर, फोन के ऊपर, बड़ी अच्छी ऐप आपने बना दी, फंक्शनिंग वो बिल्कुल करेक्ट है, पावर वो कंज्यूम कर रही है ज़्यादा। क्यों कंज्यूम कर रही है? क्योंकि वो कुछ कैलकुलेशंस कर रही है जो कि शायद उसको नहीं करनी चाहिए, या उससे कोई बेहतर एल्गो हो सकता था, तो वो बैटरी डेड हो जाती है ऐप में 1 घंटे बाद, वो ऐप फेल हो जाएगी। यू हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि कल को जब आपने कोई काम करना होगा तो पता नहीं कहाँ पे जाके आपको ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करनी पड़ जाए। तो अगर ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आप फंस जाएंगे। पता होंगी तो एक और चीज़ होगी आपके पास किट में जिसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा दूसरी एक बात और भी वैसे मैं करना चाहता हूँ कि ना, एक अच्छा, चाहे आप समझ लें इंजीनियर हो या अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, जब भी आपने काम करना होता है ना कोई इंडस्ट्री के लिए, जब आप काम करते हैं तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप जो सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है ना वो अपने कोड में इस्तेमाल करें, नई से नई चीज़ें। हम लोग ये कहते हैं अच्छा ये नई चीज़ है इसको इस्तेमाल करें, नया है, इसका मतलब है कि उसमें बग्स भी होंगे जो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपने जो नई चीज़ आप वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे आपका पुरानी चीज़ से काम नहीं चल रहा होता और मजबूरी होती है। अदरवाइज जो टेस्टेड रूटीन है अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे आपका सॉफ्टवेयर ज़्यादा रिलायबल होगा, बनस्बत आप एक नई रूटीन बनाना शुरू करते हैं जो कि खुद भी आपको नहीं पता कि वो किस तरह से काम करेगी। तो रिसर्च जो है, रिसर्च होती है कि नई से नई चीज़ बनाएं, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट में नई से नई चीज़ नहीं डालते। आप ये देखते हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है मैं उससे क्या कुछ नया बना सकता हूँ, वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये है असूल रिलायबिलिटी का। अब आप देखें कि जो मसलन टोयोटा है, टोयोटा कंपनी बहुत ज़्यादा रिलायबल है उनकी गाड़ियाँ, ठीक है, मतलब मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा रिलायबिलिटी टोयोटा से ज़्यादा किसी की नहीं है पूरी दुनिया में। अब वो अपनी जो बना रहे हैं PSP और एक्वा भी और ये जितनी उनकी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उसके अंदर वो लिथियम आयन अभी तक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। लिथियम आयन को डेवलप हुए कितना अच्छा हो गया, वो निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी इस्तेमाल करते हैं, वो उससे पुरानी है, लेकिन जैसे इट इज़ मोर रिलायबल बिकॉज हमने इसको 10 साल इस्तेमाल किया है। इसलिए जो प्रियस उन्होंने बनाई थी 1990 में ना, उसकी भी आज तक बैटरी नहीं खराब हुई। हमारे यहाँ खराब होती है लेकिन वो और वजहों की वजह से होती है, लेकिन अगर वैसे आपने गाड़ी ठीक रखी है ना तो 1990 की प्रियस की भी बैटरी थी अमेरिका में, 20 साल हो गए बैटरी नहीं खराब हुई। क्यों? क्योंकि दे गो विद व्हाटएवर इज ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे आर रिलायबल। रिसर्च जो है वो कहती है नहीं 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 से अच्छा लिथियम आयन से भी आगे को चले जाए, लिथियम फॉस्फेट बैटरी है,
अब उसकी हमें नहीं पता कि क्या रिलायबिलिटी है, प्रोडक्ट में जाएगा तो क्या होगा। तो इसी तरह से इंटेल के प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा बहुत रिलायबल होते हैं। ये प्रोसेसर कभी खराब हुए नहीं है, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जी सीपीयू चेंज होगा, इसका मदरबोर्ड सड़ जाएगा, कंप्यूटर सड़ जाएगा, पावर सप्लाई सड़ जाएगी, सीपीयू कभी नहीं सड़ा होगा और कभी आपने चेंज नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये डिजाइन कर रहे होते थे तो वो हमसे इतनी ओवर डिजाइनिंग करवाते थे कि यानी उसकी रिलायबिलिटी वेरिफिकेशन एक चीज होती है कि जी पहली फॉल्ट या पहली प्रॉब्लम उसमें आएगी 11 साल के बाद, 11 साल की कोशिश करना। तो आप कोई जरा सा भी करें कि जी इधर से लेफ्ट से राइट हो कि जी मैंने ये चीज बड़ी अच्छी बना ली है लेकिन मुझे ये नहीं पता, तो वो रिजेक्ट कर देते थे। इधर नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज आप लगाएं और उससे कोई चीज करें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी पहली फॉल्ट 11 साल के बाद है। 11 साल तक कंप्यूटर वैसे ही ऑब्सोलीट हो गया होता है। तो इसलिए ये कंपनीज जो है ना इतनी बड़ी बनती हैं। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, जुगाड़ लगा दो, ये नहीं हो रहा, ये इधर से ये कॉपी करो, उधर से ये पेस्ट करो, ये करो, इसका जनाब खत्म, 2 दिन में मैंने काम करके अल्लाह अल्लाह फैसला फारिग। बट व्हेन यू डू दिस तो आपका प्रोडक्ट इज थर्ड रेट, नोबडी विल एक्सेप्ट इट। प्रोफेशनली अगर आप काम करेंगे तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ वो तो आप देख लेते हैं ना कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो कट एंड पेस्ट के साथ वो ट्राइड एंड टेस्टेड ये है। ये तो डेवलपमेंट एक अपना एक पूरी फील्ड है, इसके अंदर आपने क्या करना है क्या नहीं करना। पर तो ये है जनाब आपके क्वेश्चन का जवाब। और ये मुझे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि जी अच्छा ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छा फलाना सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छा डीएलडी क्यों पढ़ रहे हैं। ओ भाई आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने एक बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में दाखिला किया है। अगर आपने एक लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग खाली सीखनी थी तो वो तो आप किप्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चकचुमरे चले जाते, तो वो भी आपको सिखा देते हैं। हाँ यूट्यूब, हाँ वो यूट्यूब से आप सीख लेंगे। So you're not here for that. You're here to solve very complex problems. Code लिखना तो एक आपकी ability है, but the ability to solve a problem, पूरी सारी चीज को देखते हुए असल ability आपकी वो है जो develop होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब आपकी breadth of knowledge होगी सबसे। आपको हार्डवेयर का भी पता होगा, सॉफ्टवेयर का भी पता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी पता होंगे, ऑटोमेटा थ्योरी भी पता होगी, एल्गोरिथम्स भी आते होंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स भी आते होंगे। फिर आप एक सोल्यूशन जब बनाएंगे तो उसके अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट होगी कि यार इस बंदे को ये सब कुछ आता है, और वो आपका सोल्यूशन सुपीरियर होगा बनिस्बत चकचुमरे इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम से। अगर आप दोनों में आखिर में एक ही प्रोग्राम लिख देना है तो वो फिर बहुत बेहतर रहा, फिर आपका क्या फायदा होगा। और अगर आपसे भी अच्छा लिख रहे हैं तो फिर तो और परेशानी की बात है। आपका विजन जो है ना वो अभी ब्रॉड होना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप मास्टर्स करेंगे तो वो नैरो डाउन होगा किसी एक स्पेशलाइजेशन, फिर उसके बाद आप इंडस्ट्री में जाएंगे, फिर वो फर्दर नैरो डाउन होगा, और फिर आप एक खास एरिया के स्पेशलिस्ट होंगे, और फिर आप इंडस्ट्री में 4, 5, 6 साल काम करेंगे, फिर आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अभी नहीं कह सकते। 6-7 साल काम करने के बाद यू कैन से कि हाँ यार अब मुझे कुछ आता है। और अभी तो आप जब ग्रेजुएट करेंगे तो बस आप ये कह सकते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने के लिए तैयार हूँ, बस ये सिर्फ आपकी तैयारी है। असल फील्ड से वो इंडस्ट्री में जाके आपको फिर सही पता लगेगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में तो स्पेशली है, सॉफ्टवेयर में कई सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं बहुत अच्छे और कंपनीज हैं जहाँ नेटसोल वगैरह है, वो दे आर डूइंग गुड वर्क, और भी हैं बहुत सारे, एंड दे पे अ लॉट। दूसरी अच्छी बात ये है कि ठीक ठाक सैलरी होती है। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है 3-4 साल अगर वो अच्छा हो 3-4 साल में वो 4 लाख 5 लाख पाकिस्तान में बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं आराम से, 6 लाख 7 लाख भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पे शे भी ठीक है, बात तो खैर बहुत ज्यादा है, लेकिन चलें बाहर की हम नहीं भी बात करते, यहाँ की बात यहाँ भी आप कर लें हैं, 5 लाख भी हो जाए
क्या बुरा है? 5 लाख में ठीक गुजारा हो जाता है, वो उसके अलावा है। बस थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर बस ये कोर्स। हाँ, अब आज तक मैंने बस यानी आज की क्लास तक जो कुछ हमने मटेरियल कवर किया है ना अब तक, बस ये आपका फाइनल का है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम रिवीजन करेंगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ हो तो वो आप लेके आ जाएं। मेरा कोई उसमें लेक्चर नहीं होगा। आप लोग जो भी क्वेश्चंस लाएंगे वो मैं बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर दूंगा, या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा उसको हम रिवाइज कर लेंगे या जो भी, तो जस्ट मेक समथिंग। उसके बाद फिर अच्छा यार, एक चीज रह गई थी, पहले वो तो पढ़ लें, हम तो गप्पों में लग गए। हाँ, असल में ये बाकी बातें भी तो आपको बताना जरूरी है ना, खाली पढ़ाई तो नहीं है, आपको हमने कुछ तो सिखाना भी है ना कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। अच्छा, दूसरे मैं अपनी हर क्लास को, और जब से मैं टीच कर रहा हूँ, बाय द वे ये वैसे मेरा लास्ट सेमेस्टर है in academics, so I will be leaving after this. बस यार वो पढ़ाना काफी हो गया, अब काम करूंगा दोबारा। असल में मेरा हमेशा टाइम जो है ना वो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के दरमियान ही गुजरा है, कि मैं उस तरह से नहीं हूँ कि मैं प्योर टीचर हूँ। सो आई वर्क इन द इंडस्ट्री। तो अब मैं दोबारा जो है ना अब अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह 2-3 महीने तक, और अब अपना बिजनेस और वो करके मैं स्टार्ट करूँगा, तो मुझे इसके पढ़ाने के। तो ये बस मेरा आखिरी सेमेस्टर है। मेरा असल में वैसे तो मेरी ओरिजिनल स्पेशलाइजेशन तो ये थी माइक्रोचिप डिजाइन, ठीक है। बट देन आई फिगर्ड आउट कि अगर मैंने पाकिस्तान में ही रहना है, जो थोड़ी सी मेरी मजबूरी थी, और मैं बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे तो चिप डिजाइनिंग और इस टाइप का कोई काम कभी नहीं होता, तो ये तो फिर इस एरिया की स्पेशलाइजेशन का फायदा कोई नहीं है। उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ था, तो मैं उस तरफ चला गया, और मैंने काफ़ी हद तक अपना पीएचडी में भी सारा काम कर लिया। अब मैंने किया क्या है कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब मैं अपनी पीएचडी पे काम कर रहा था तो डेवलप किए हैं, जो कि बड़े यूनिक हैं, और वो पाकिस्तान में इस वक्त कहीं पे अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल बिजनेस तो हमारा ये है ना जी, चाइना से इम्पोर्ट करो, इधर बेच दो, जो भी चीज़ है, लाओ पैनल खरीद, उधर से खरीदो, इधर बेच दो, 5 रुपए प्रॉफिट रखो, और टॉफियाँ रख के बैठ जाओ, बेचना शुरू कर दो। तो मेरा ये बिजनेस मॉडल नहीं है। मैंने खुद प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और मैं उन प्रोडक्ट्स को जो है ना मार्केट करूंगा, सेल करूंगा। प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है कि आई डेवलप्ड एयर कंडीशनर्स जो डायरेक्ट सोलर पैनल्स के ऊपर चलते हैं, बगैर वापदा के, बगैर किसी बिल के, और उसमें 1 टन, 1.5 टन से लेके 4 टन, 8 टन, 10 टन के भी यूनिट शामिल हैं। सो वो है, और उनकी कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू जो मार्केट में अगर कोई आपको सोल्यूशन देता है इन्वर्टर के साथ और बैटरियों के साथ। तो कुछ तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। फिर मैंने कुछ स्टोरेज इस तरह की बनाई है कि मतलब आप सोलर एसी रात को भी चला सकते हैं बगैर बैटरीज के, तो यू कैन स्टोर इट। वो एक तरह की कोल्ड स्टोरेज है, और उससे फिर रात के वक्त बिल्कुल उसी तरह ठंड रहती है उस एसी से जैसा दिन में रहती है। तो ये है। फिर कुछ गीजर्स बनाए हैं जो इलेक्ट्रिक गीजर हैं, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं फॉर हीटिंग वाटर जहाँ पे गैस नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो अब वो मेरे काफ़ी टेस्ट भी हो गए हैं, मैंने उनको चला के भी देखा हुआ है। एसी ये सारे मेरे घर पे लगे हुए हैं, और पूरा सारा दिन जो है वो चलते हैं, और कोई बिल शिल नहीं आता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब उनको, चूंकि मैंने काफ़ी टेस्ट कर लिया है, तो अब अगले साल उसको लॉन्च कर दिया जाए इंशाल्लाह। देखो यार, अल्लाह, सक्सेस तो पता नहीं अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये कि हमने अपनी एफर्ट की है, तो देखते हैं। तो
आप लोगों के लिए बिल्कुल जगह होगी, आप लोग उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आर्डिनो की आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप कमीशन पे भी काम कर सकते हैं, जो आप चाहें आप वहाँ पे करें। जिनको मार्केटिंग का शौक है मार्केटिंग कर लें, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी हो सॉफ्टवेयर उसके लिए लिख लें। अभी एक्चुअली एक स्टूडेंट है मेरे साथ, वो लगा डीएलडी का है, क्या नाम है उसका, साथ, उसको मैंने एक दो चीजें बनाने को दी थी, उसने बड़ी अच्छी बनाई है, तो मैं उसको तो मैंने अभी कर लिया काबू। हाँ, तो इस तरह से कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जगह बन जाती है, मेरी कंपनी में नहीं तो कहीं और, लेकिन हो जाएगी। अच्छा खैर, इससे क्या रहता है, वैसे मैं एक और बात आप लोगों से करना चाहता था कि, और ये मैं हमेशा हर क्लास से करता हूँ तो इसलिए मैं आपसे भी करूँगा कि जब आप लोग यहाँ से, अभी तो आपके बैचलर्स करने में माशाल्लाह काफ़ी टाइम है, लेकिन जब आप कर लेते हैं और आप बाहर पढ़ने के लिए जब सोचते हैं, आप में से जो लोग सोचेंगे मास्टर्स वगैरह के लिए, तो आप लोगों ने जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी जहाँ आपको दाखिला मिलता है ना, आपने वहाँ पर जाना है। डोंट गो टू एन एवरेज यूनिवर्सिटी, डोंट गो कि जी बस इंग्लैंड में है तो जो भी यूनिवर्सिटी है वो ठीक होगी, या अमेरिका में है तो जो भी यूनिवर्सिटी है वो ठीक होगी, ऐसा नहीं होता। और अगर आप इंग्लैंड की किसी एवरेज यूनिवर्सिटी से डिग्री करेंगे, ना आपको वहाँ पे कोई जॉब मिलेगी, ना वापस आके कोई आपको पूछेगा, और वो आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो। मैं हर एक को कहता हूँ, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें रैंकिंग देखें कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं उस चीज़ के अंदर, एंड गो टू वन ऑफ दोज टॉप 10, चाहे उसमें दाखिला मुश्किल ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं ना, तो जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलती हैं वो कभी भी एक बाहर की एवरेज यूनिवर्सिटी से नहीं खुलेगी। एंड बिकॉज यू विल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ दैट, जैसे आप अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन सिटीजन तो नहीं है ना, तो अगर उन्होंने आपको हायर करना है तो उन्होंने साबित ये करना है अपने इमिग्रेशन को कि जी इस क्वालिफिकेशन का बंदा हमें लोकल नहीं मिलता, यूएस सिटीजन नहीं मिलता, इसलिए हम इसको रखते हैं। ठीक है, ये जो वीजा पिटिशन होती है उस पर ये लिखा हुआ होता है। अब आप एक एवरेज सी यूनिवर्सिटी से, एक एवरेज से प्रोग्राम से निकलेंगे तो ये जस्टिफाई करना उस कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है कि जी ऐसा बंदा क्यों नहीं मिलता। ठीक है ना, लेकिन जब आप टॉप 10 स्कूल से निकलते हैं तो देन दे कैन से हाँ नहीं मिलता बंदा, तो आपका H1 वीज़ा और ये सारा कुछ आसान हो जाता है। प्लस आपको जो जॉब मिलती है वो बहुत बेहतर होती है, जो आपको सैलरी मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो आपने अपने मास्टर्स के लेवल के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ऑन क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। सोच, हमारी सोच कई दफ़ा ये हो जाती है, ओ बस यार दाखिला हो गया है, चलो बस अभी तो चले जाते हैं ना, हाँ पढ़ना तो खुद ही है, चलो साल 2 साल बाद देखी जाएगी। वो 2 साल बाद नहीं देखी जाती ना, 2 साल भी आ जाते हैं और फिर आप उधर ही खड़े होते हैं और फिर टाइम नहीं मिलता। सो मेक द राइट डिसीजन, चाहे साल देर से चले जाए लेकिन जाएं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, it will have a big impact on your career. चलें, बस ये एसोसिएटिविटी था, ये काफी टॉपिक है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर हम ब्रेक करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये कहा कि ना कॉन्फ्लिक्टनेस होता है। सो कॉन्फ्लिक्टनेस क्या होता है कि एक ही लोकेशन है, क्योंकि इंडेक्स सेम है, इंडेक्स एक्स है, तो दो वर्ड, दो वेरिएबल्स हैं या 10 वेरिएबल्स हैं, वो बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, नाउ और इसमें पूरी कैश खाली है, आपकी पूरी कैश खाली है, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक ही जगह। तो इसका सोल्यूशन डिजाइनर्स ने ये निकाला कि उन्होंने कहा कि हम इसको एसोसिएटिव कैश बना देते हैं। अच्छा, एसोसिएटिव कैश क्या है कि एक ही इंडेक्स है, ठीक है, और उस इंडेक्स के ऊपर इंस्टेड ऑफ वन ब्लॉक यू कैन एक्चुअली यू हैव स्पेसेस फॉर 2 ब्लॉक्स। 6 इंडेक्स है और इसके अंदर समझ लें कि 2 खाने में अलमारियां हैं बहुत सारी, समझ लें आपने अलमारी खोली, पहले ये था कि उस अलमारी खोली उसके अंदर एक ही खाना है और या उसके अंदर चीज जा सकती है नहीं जा सकती। अब आपने क्या, वही अलमारी आपने खोली लेकिन उसमें 2 खाने। आप डेटा को, आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ रख दें या यहाँ रख दें। नीचे इंडेक्स का डेटा है तो आप यहाँ पे आ गए इंडेक्स पे, लेकिन इंडेक्स पे एक
ब्लॉक मिल जाए, आप 2 ब्लॉक्स मिल जाए, एंड यू आर फ्री टू कीप योर ब्लॉक हियर और हियर। अच्छा, अब इससे क्या होगा? अगर आप उसी इंडेक्स पे 2 ब्लॉक्स पढ़ सकते हैं, तो पहला 6 आया तो आपने जो खाली था आपने ऊपर वाले को भर दिया, अगला 6 आया जिसने पहले कॉन्फ्लिक्ट करना था वो भी यहाँ पे आया और आपने उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है? तो अब अगर 2 वेरिएबल्स हैं जो बार बार टकरा रहे थे, उनकी टक्कर खत्म होगी। टैग तो आपके पास है ना, दोनों के साथ टैग है, तो जब आप 6 पे आएंगे तो आप इन दोनों में से दोनों के टैग चेक करेंगे। अब पहले आपने यही टैग चेक करना था क्योंकि एक ही डेटा था, तो उसका टैग चेक करना था। अब क्या हो रहा है, अब आपको 2 टैग चेक करने चाहिए क्योंकि डेटा जो है वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ये चेक बोथ द टैग्स, अगर उनमें से कोई एक टैग भी मैच करता है यू विल से कैसे भी खाली रहेगा। क्या मतलब? जब हम डेटा जो करेंगे इसमें कैश हमारे खाली लगे होंगे। शुरू में तो खाली होती है ना, शुरू में तो सारी कैश खाली होती है। तो इस पहले तो खाली ये था ना कि एक लोकेशन थी 6, इसके ऊपर आपने कोई डेटा रख दिया, ठीक है? अब क्या है, लोकेशन 6 है, इसके बाद आपके पास एक्चुअली 2 स्लॉट्स हैं। एक स्लॉट पे आपने डेटा रख दिया, अभी 6 के ऊपर ही एक स्लॉट और था, तो कोई और डेटा जिसका एंड 6 करता है वो आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? जब आपने रीड करना होगा 6 के साथ तो आप इन दोनों के टैग्स देखेंगे, अगर उनमें से कोई एक मैच करता होगा तो इसमें वो डेटा आते हैं, ठीक है? तो इस तरह की कैश को हम लोग कहते हैं टू वे सेट एसोसिएटेड। तो इसके अंदर सेट्स हैं, ठीक है? टू वे सेट एसोसिएटेड का मतलब है कि जो सेट है उसमें 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है? तो मैंने सेट्स बना दिए और मैं कहता हूँ कि मैं इनमें से कहीं पे भी डेटा जो है वो रखूंगा, तो इससे मेरे जो कॉन्फ्लिक्ट मैसेज है वो बहुत कम हो जाएंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो रहे थे। तो सिर्फ हमारे पास 2 वे सेट एसोसिएटेड नहीं होती, हमारे पास 4 वे भी होती है, 8 वे भी होती है। 8 वे का मतलब है कि एक ही इंडेक्स के ऊपर 8 ब्लॉक्स तक आप रख सकते हैं, ठीक है? ताकि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट 6, 7, 8 वेरिएबल्स पे होते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं उसके अंदर, और वो 8 वे सेट एसोसिएटेड है, 16 वे सेट एसोसिएटेड भी होती है, और एक और कैश होती है जो फुली एसोसिएटेड भी होती है। फुली एसोसिएटेड में देयर इज नो इंडेक्स, पूरी कैश है, आप कहीं भी डेटा रखते हैं, ठीक है? अब पूरी कैश है, कोई डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन फुली एसोसिएटेड का नुकसान क्या है? नुकसान ये कि अब आपने जितना डेटा पड़ा हुआ है सबके टैग्स को देखना पड़ेगा। इसमें तो आप इंडेक्स पे आते हैं ना, तो सिर्फ आपने एक टैग मैच करना है, या 2 वे में 2 टैग्स मैच करने हैं, या 8 वे में 8 टैग मैच करने हैं। फुली एसोसिएटेड के अंदर आपने सारे के सारे टैग्स मैच करने हैं। दैट्स ऑल। सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ नहीं होते। तो ये है सेट एसोसिएटेड। तो जो कैश हमने पहले पढ़ी थी उसको हम लोग असल में कहते हैं डायरेक्ट मैप, जहाँ पे एक उसको वन वे भी कहते हैं, ये डायरेक्ट मैप कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक इंडेक्स होता है और एक ही डेटा होता है उसके बीच। फिर आपके पास सेट एसोसिएटेड होती है, 2 वे है, जो मैंने आपको सिखाई, 4 वे भी हो सकती है। सो एसोसिएटिव कैशेस जो हैं वो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना उनको मिस कर देते, उसको कम कर देती हैं। So associativity and performance, higher associative caches have better miss rate. क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स कम है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम है तो उसका मिस रेट जो है वो हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या है? योर हिट टाइम इंक्रीज, एसोसिएटिव कैश हिट टाइम भी इंक्रीज होता है क्योंकि आपने ज्यादा टैग्स चेक करने हैं, एक टैग नहीं मैच करना, 2 करने या 8 टैग्स मैच करने, या फिर एसोसिएटेड में सारे टैग्स मैच करने, तो आपका हिट टाइम बढ़ जाता है। तो अगेन इसकी भी सिमुलेशन से फिर पता लगा कि एक खास पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये जो है ना बेस्ट आपको वो देता है, ठीक है? तो so normally basically 5 वे सेट एसोसिएटेड होना चाहिए, 5 तो नहीं होता, आपका 6 वे हो सकता है।
अच्छा, एक चीजें तो बहुत रह गई हैं, लेकिन चले मैं जल्दी कुछ कर देते। अब दूसरी चीज कैश के अंदर, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि कैश जो है ना उसके अंदर हमने डेटा लिखा, ठीक है, वो हमने इंडेक्स से और सब कुछ कर दिया। अब एक हमें अब स्ट्रेटजी रिप्लेसमेंट की भी चाहिए कि जब एक दफा कैश आपकी पूरी भर गई है, ठीक है, अब कोई नया फ्रेश डेटा आ रहा है, आपने उस डेटा को उसके अंदर लिखवाना है कैश के अंदर। कैश के अंदर डेटा लिखवाना है तो कैश में एग्जिस्टिंग डेटा भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अब आपने रिप्लेस करना है, because that data has to go back to me. Now डायरेक्ट मैथ में तो ये इशू नहीं है क्योंकि एक ही लोकेशन बनती है, अगर वहाँ पे इंडेक्स मैच कर रहा है और वहाँ पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको आप वापस मेन मेमोरी में भेज देंगे और उसकी जगह नया डेटा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन व्हाट अबाउट एसोसिएटेड कैशेस? मतलब एसोसिएटेड कैश है, आप 8 वे सेट एसोसिएटेड है, उसमें 8 ब्लॉक्स हैं, इनमें से अब आपने कोई नया ब्लॉक मूव करना है इसके अंदर, ठीक है, 8 में से कोई भी ब्लॉक आप इरेज कर सकते हैं, इरेज एंड रादर मूव बैक कर सकते हैं टू मेन मेमोरी। नाउ व्हिच ब्लॉक शुड यू रिमूव? डेटा तो सारे इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन कोई एक ब्लॉक आपने रिमूव करना है, और आपको बेसिकली कौन सा ब्लॉक रिमूव करना चाहिए? ऐसा ब्लॉक रिमूव करना चाहिए जो आपका ख्याल है कि अब इस्तेमाल नहीं होता। लॉजिकली तो यही बात है ना, जो इस्तेमाल होता है वो तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये किसका पता चले कि यार ये वाला ब्लॉक अभी इस्तेमाल नहीं होना था, इसको मैं मेन मेमोरी में या हार्ड ड्राइव में। उसके लिए जो एल्गोरिथम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है LRU। LRU है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी कि वो ये देखता है कि ये जितने मेरे पास ब्लॉक्स हैं इसमें से लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, यानी कि जिसको इस्तेमाल हुए हुए सबसे ज़्यादा टाइम हो गया, जो पिछले 10 मिनट में किसी भी प्रोग्राम में इस्तेमाल हो गया या 5 मिनट में हो गया या 5 सेकेंड में हो गया, जो भी। सो लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, तो जो फ्रेश इस्तेमाल हुआ है उसको वो नहीं वापस कर सकता जो भी आपने इस्तेमाल किया था। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा ब्लॉक है जिसको ज्यादा टाइम हो गया या उन सारे ब्लॉक्स में से सबसे ज्यादा टाइम जिसको हो गया उसको वो वापस भेज देता है, क्योंकि वो ये ब्लॉक टेम्पोरल लोकेलिटी ये कहता है कि अगर एक चीज आपने भी काफी ऐसे से इस्तेमाल नहीं डेटा तो चांसेस आर कि आप आगे भी नहीं इस्तेमाल। और टेम्पोरल लोकेलिटी ये कहता है कि अगर आपने डेटा भी रिसेंटली इस्तेमाल किया तो फिर आप उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज डेटा है उसको वापस भेजने का सबसे कम नुकसान होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज के यू विल नॉट बी यूज। अच्छा, तो अब हाउ डू वी नो कि लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा डेटा है? इसका मतलब है कि हर डेटा के साथ एक कोई काउंटर भी लगाना पड़ेगा जो उसका टाइम काउंट करेगा, अदरवाइज इसको नहीं पता लगेगा ना। तो इसका मतलब है कि देयर विल बी सम वे in which we are going to have some type of a counter जो हमें बताएगा कि अच्छा ये वाला डेटा जो है ना ये सबसे कम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। कैशेस में फर्दर कॉम्प्लिकेशन होगी क्योंकि जब आपने ये भी देखना है कि कौन सा डेटा पुराना है और कौन सा नहीं, कौन सा खाना बासी हो गया और कौन सा फ्रेश, तो सुन के तो बता नहीं सकते। तो एनीवेज सो देयर इज अ मैकेनिज्म कि जैसे ही आप उसको यूज करते हैं ना किसी भी डेटा को तो उसकी एक बिट जो होती है 1 पे सेट हो जाती है और फिर जब वो बहुत अच्छे इस्तेमाल नहीं होता ना तो खुद ही वो बिट वापस 0 पे चली जाती है। तो आप फिर देख लेते हैं कि 1 किसकी और 0 किसकी है, तो जिसकी 0 हो गई होती है बिट वो हाँ उसको रिमूव कर देते हैं। सो दैट्स हाउ वी रिप्लेस। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड आप नहीं बनाना चाहते तो आप रैंडम भी कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कर सकते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज भी कर सकते हैं, नॉट मोस्ट रिसेंटली यूज भी कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। तो इसके तरीके हैं लेकिन सबसे ज़्यादा लीस्ट रिसेंटली यूज हैं, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। बस कर दें।
हाँ उसको प्रोसेस भी करना है। एक और वैसे इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ आपको कि जिस तरह से 8 वे सेट एसोसिएटेड है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि 8 ब्लॉक्स में से कोई एक हो सकता है। तो हमने कहा कि हम 8 के टैग्स को पढ़ेंगे, अगर टैग मैच होंगे और में से होगा। अच्छा, इसमें भी टाइम लगता है, तो फिर वो क्या करता है कि कैश के अंदर एक प्रिडिक्शन एल्गोरिथम होता है, वो पहले प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा ब्लॉक आप सबसे पहले टेस्ट करेंगे, विच इज मोर लाइकली टू मैच, ठीक है। तो उसको हम वेव प्रिडिक्शन कहते हैं कि इट्स जस्ट अ हिंट बट इट नोज सॉर्ट ऑफ कि ये वाला ब्लॉक जो है ना, ये मोस्ट लाइकली वो होगा जिसका मैच होगा। तो पहले कैश जो है वो उस ब्लॉक को टेस्ट करती है, उसके बाद फिर बात करती है। तो अगर उसकी प्रिडिक्शन करेक्ट हो तो आपको सिर्फ एक टैग मैच करना पड़ता है, 8 हो जाए, गलत हो जाए फिर बाकी 7 मैच करते हैं। तो अगेन दिस इज कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्शन एल्गोरिथम जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा वाला है। तो ये जो है ना यहाँ पे ये वेव प्रिडिक्टर, ये एक और हार्डवेयर है एल्गोरिथम की तरह ये प्रिडिक्ट कर रहा है। काफी है, बाकी डिटेल्स कभी जब आप मास्टर्स में लेंगे आर्किटेक्चर, बाकी आप पढ़ लेना। मेरा ख्याल है इससे रिलेटेड अब तो कोई कोर्स नहीं है, एम्बेडेड सिस्टम शायद। चलिए जी, ये क्या, इसको मैं बंद करूँ रिकॉर्डिंग।